हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस। आई एम सोनप्रिया। मैं आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक, जहाँ पे मैं आपके जनरल डाउट्स को सॉल्व करती हूँ। आपको जो लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उनके पूरे लिंक्स प्रोवाइड करती हूँ। और यूपीएससी की तरफ से या टेक्स्ट बुक की तरफ से यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर के कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है तो आई अपडेट यू देयर। बच्चों, आज का आपका जो ये सेशन है, दिस सेशन इज अ पार्ट ऑफ द 50 डेज मेंस आंसर राइटिंग बाय सुपर कोचिंग। यहाँ रोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, 10 मिनट्स दी जाती है, आप उसमें अपने क्वेश्चन को फिनिश करेंगे एंड जो रिमेनिंग हमारे 20 मिनट्स हैं उसमें आई विल एक्सप्लेन टू यू कि आप इस आंसर को कैसे लिखें ताकि आप यूपीएससी जो आपके आंसर में ढूंढ रही होती है उन सारे पैरामीटर्स पे टिक मार्क कर सकें, राइट, एंड एक अच्छा स्कोर जो है उसे आप अचीव कर पाए। सो आज का जो आपका क्वेश्चन है ये है, डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड द चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। गुप्त काल जो है उसका और आपका जो चोल काल है, इंपीरियल चोला, साम्राज्यवादी चोलास, उनका इंडियन हेरिटेज और कल्चर यानी भारतीय विरासत और संस्कृति में क्या योगदान रहा, ये आपका सवाल है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2022 का क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स जो है इस क्वेश्चन के लिए आपको अलोकेट किए गए हैं। मैं टाइमर यहाँ पे ऑन करूंगी आपके लिए 10 मिनट्स का। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन एंड उसके बाद में वी विल डिस्कस कि आप इस आंसर को बेहतर कैसे कर सकते थे। एंड यस, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर्स को लिख करके पोस्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के जो 5 स्टूडेंट्स होंगे उनके आंसर्स को मैं रिव्यू करके फीडबैक दूंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
So, hello everyone. I hope you must have written the answer and now we will discuss कि इस आंसर के अंदर यूपीएससी क्या क्या ढूंढ रहा होता है. ठीक है? So just give me a minute. बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेंस आंसर राइटिंग में, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है और उसके जो की टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन करना है. सो आंसर राइटिंग का जो फर्स्ट टिप है आपका, जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड अंडरलाइन द की टर्म्स. सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन के अंदर बहुत ही क्लियरली लिखा है कि गुप्ता पीरियड, चोल पीरियड, है ना, चोला पीरियड, और इनका कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय विरासत और संस्कृति में इनका योगदान. अब आपका जो ये क्वेश्चन है ये है 250 वर्ड्स का एंड 15 मार्क्स का. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है. एक बार जब आपने क्वेश्चन में समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, सो आपसे यहां पे नॉर्मली पूछा है कि जो गुप्ताज हैं उनका एंड चोलास जो हैं उनका इंडियन हेरिटेज और कल्चर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है. सो आपका जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं और आपको दोनों पार्ट्स को इक्वली एम्फेसाइज करके आंसर को लिखना है टू स्कोर इन अ बेटर मैनर. सो एक तो ये हो गया, क्वेश्चन पढ़ लिया, की टर्म्स को हाईलाइट कर लिया, क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर लिया. नाउ सेकेंड पॉइंट कम्स जब आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको रिकलेक्ट करना है कि भाई मुझे क्या क्या याद है गुप्त पीरियड के बारे में एंड चोल पीरियड के बारे में. रिकलेक्ट द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज दैट यू हैव. और बच्चों इसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए टॉपिक. तो आपके आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही क्लियरली आपको हेरिटेज शब्द का मतलब बताया है, विरासत जो हमने इनहेरिट किया है, कल्चर संस्कृति. कल्चर के अंदर ना सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, व्हाट यू ईट, हाउ यू ड्रेस, व्हाट यू थिंक, है ना, व्हाट आर योर बिलीव्स. सो आपका खाना पीना, रहन सहन, सोचना, आप जो जो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ स्पेशल कर रहे हो या फिर आपने कोई अच्छा सा आर्किटेक्चर डेवलप किया है, वास्तुकला में कुछ किया है, कोई स्पेशल आपके पास में स्कल्पचर या मूर्ति कला की टेक्निक है, आपने बहुत अच्छा कोई लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया है, एवरीथिंग्स कम एज अ पार्ट ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर. तो अब जब हमें रिकलेक्ट करना है अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को, तो हमें किन किन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है. हमें यहाँ पे देखना है कि अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यानी इनके प्रशासन के अंदर कोई स्पेशल फीचर था क्या, इनकी कल्चर की अगर मैं बात करूं तो जैसे लिटरेचर या आपका साहित्य, आपका डांस, है ना, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर या मूर्ति कला, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी. सो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि यार गुप्ता पीरियड में कौन कौन से लिटरेचर जो है वो डेवलप हुए, किस भाषा में हुए, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, डांस म्यूजिक में क्या हुआ, पेंटिंग में क्या हुआ, स्कल्पचर में क्या हुआ, आर्किटेक्चर में क्या हुआ, चोल पीरियड में सिमिलरली अगर आप इस लाइन पे सोचते हैं तो आप बहुत अच्छा बेटर आंसर जो है उसको आप लिख सकते हैं.
यहां पे हम रिकलेक्ट इंफॉर्मेशन को कर चुके हैं। बच्चों थर्ड एस्पेक्ट जो यूपीएससी आपका चेक कर रहा होता है वो ये होता है कि आप, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपके पास नॉलेज है, आप उसे यहां पे प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप उसे यहां पे प्रेजेंट कैसे करते हैं। आपके आंसर का जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो स्ट्रक्चरिंग है, यानी आंसर का जो ढांचा आप बना रहे हैं वो बहुत सही होना चाहिए। तो यहां पे जैसे कि हम हमेशा आपको कहते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका इंट्रोडक्शन या जो भूमिका हम कहते हैं, फिर आपके आंसर का मुख्य भाग या जो मेन पार्ट होता है वो आता है, और सबसे लास्ट में आपका कॉन्क्लूजन होता है, यानी निष्कर्ष। आप अपने ऊपर जो बात कही है उसका आप एक निचोड़ जो है वो कंक्लूजन के अंदर लिखते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप अपने आंसर की विजिबिलिटी जो है वो कैसे बढ़ाएंगे, यानी आप एग्जामिनर की नजर में आपके आंसर को बाकी लोगों से कैसे सेट अपार्ट करेंगे। दो, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट इन सारी चीजों में ऑलमोस्ट सेम बातें लिख रहा होता है, तो आप अपनी कॉपी को एग्जामिनर की नजर में कैसे लाएंगे कि भाई ये बच्चा जो है, ये जो एस्पायरेंट है, ये बहुत अच्छा लिखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज करनी होती है। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग जो है उनको यूज करना होता है। आपको जो की टर्म्स आप लिख रहे हैं, जिन पे आप चाहते हैं एग्जामिनर की नजर पड़े, आपको उनको हाईलाइट करना होता है ना, हाईलाइट या आपको अंडरलाइन करना होता है। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप कोई स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, अगर है ना कोई स्केच या कोई स्कीमेटिक डायग्राम अगर आप बना सकते हैं, आप मैप्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं, मैप्स में कुछ लोकेशन दिखा सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो बेटर हो जाएगा। आप टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स को, आप बुलेट पॉइंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर को कम शब्दों में पूरा लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों पैराग्राफ के अंदर आपको पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है। बुलेट पॉइंट्स में अगर आप अपना आंसर लिख पा रहे हो, हेडिंग सब हेडिंग डाल के 3-4 बुलेट पॉइंट्स में अगर आप अपना आंसर खत्म कर पा रहे हो, देन चांसेस है आपको ज्यादा बेटर मार्क्स मिलेंगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। एक, आप वही चीजें लिखेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और एग्जामिनर की नजर पड़नी चाहिए, और दूसरा, आपको लिखना भी कम पड़ेगा। तो अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप अपना जो आंसर राइटिंग है वो बहुत बेटर कर सकते हैं। तो यूपीएससी क्या चेक करता है? बच्चे का नॉलेज चेक करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, उसके प्रेजेंटेशन को चेक करता है, उसकी समझ को जानना चाहता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को। सो ये सब कुछ यहां टेस्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके इंट्रोडक्शन को हम कैसे लिखेंगे। हमें दो बातें पता है कि यहाँ पे गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, चोला पीरियड की बात हो रही है, और हमें पता होना चाहिए कि गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, वास्तुकला का गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम युग कहते हैं। इतना हमें पता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जैसे कि हिस्ट्री का जब आंसर होता है तो 2-3 तरीके होते हैं शुरू करने के। एक, आप जिस एम्पायर की बात कर रहे हैं, जिस साम्राज्य की बात कर रहे हैं, जिस रूलर की बात कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड लिख लें, उनके एम्पायर के एक्सटेंशन की बात कर लें, उनकी कोई स्पेशलिटी है, जैसे कि मैंने कहा गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड है, तो उसको आप मेंशन कर दें। और ऐसे ही चोल पीरियड जो है, आप इसके बारे में भी जो स्पेशलिटी है वो लिख दें, वहां पे उनका जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है उसको लिख दें, उनके एम्पायर को, एक्सटेंशन को लिख दें। ये एक तरीका होता है इंट्रोडक्शन का। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन के अंदर कभी भी क्वेश्चन जो है उसकी लाइन को एज इट इज रिपीट नहीं करना, यानी ऐसे नहीं लिखना इस क्वेश्चन में आपको कि गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड हैव इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा भारतीय संस्कृति और विरासत में। नहीं, दिस विल नॉट वर्क।
नेवर रिपीट योर क्वेश्चन इन योर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन में भले ही आप रिपीट कर लें। आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर हिस्ट्री में न केवल उनका टाइम ड्यूरेशन, एक्सपेंशन और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताएं, आप कोशिश कर सकते हैं आप अपने इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखें। तो यहां से अगर मैं शुरू करती हूं तो मैं कैसे क्या क्या पॉइंट्स को मेंशन करूंगी। मैं यहां पे लिखूंगी गुप्ता पीरियड, टाइम क्या है 320 से रफली 550 एडी तक। holds immense importance in Indian history, importance in Indian history because it was after a long period, है ना, it was after a long interval after the Mauryan period that entire North India came under the rule of a single empire. है ना। सो मौर्य पीरियड के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी साम्राज्य के अंदर पूरा नॉर्दर्न इंडिया आ रहा था, आपका पूरा उत्तरी भारत। along with the political importance this period is also known as the golden period of Indian art and culture. है ना। सो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मैंने यहां पे इसको हाईलाइट कर दिया। मैंने ऊपर वाली लाइन जो है उसको रिपीट नहीं किया। फिर मैं अपने सेकंड पैरा में क्या लिखूंगी, चोलास हु रूल्ड अ मेजर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया from 9th to 13th century are also known for their immense contribution in the field of architecture, sculpture, है ना, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड लिटरेचर, along with their administration, political and इकोनॉमिक ग्लोरी। देखो कितना ब्यूटीफुली, है ना, हमने गुप्ता पीरियड और चोलास जो हैं उनके बारे में सब कुछ लिख दिया।
ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब बच्चों क्वेश्चन की बात आती है मेन पार्ट की, है ना, जो आपके आंसर का मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है। आपको मेक श्योर करना है कि एग्जामिनर जब आपका ऊपर वाला पोर्शन इंट्रोडक्शन को जब पढ़े तो उसका खुद ब खुद इंटरेस्ट जागे आपके कंटेंट वाले हिस्से में, कि बच्चा आगे क्या लिखना जा रहा है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक अपना जो मेन कंटेंट है उसको विजिबल बनाएं, यानी यहां पे हम बहुत सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट, मैप्स, स्केच डायग्राम्स, टेबल्स, ये सब यूज करने की कोशिश करेंगे। हम अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे एंड हम टू द पॉइंट अपने आंसर को हिट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ में इंट्रोडक्शन से जब मेन पार्ट पे एग्जामिनर जाए तो उसको लगना चाहिए कि यहां पे कहीं पे भी जो आंसर का फ्लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, उसे कहानी की तरह लगना चाहिए। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द कंटेंट पार्ट। आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप कंटेंट पार्ट के लिए ऐसे तो नहीं लिखेंगे, वहां पे तो कंटेंट है ना। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको ऐसे इंट्रोडक्शन ये सब हेडिंग नहीं डालनी होती है, ये आपकी केवल समझ के लिए है, ये आपकी केवल समझ के लिए है। सो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद में हम अपने मेन पार्ट के लिए क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बीच में और मेन पार्ट के बीच में यहां पे एक गैप छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा जब गैप होता है तो आपका आंसर साफ सुथरा लगता है, एग्जामिनर जो होता है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ में कोशिश कीजिएगा कि आपकी हैंडराइटिंग का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो एंड एक लाइन के अंदर आप 5 to 6 वर्ड से ज्यादा ना लिखें। दो लाइंस के बीच में आप सफिशिएंट गैप को मेंटेन करें। यहां देखो, दो लाइंस के बीच सफिशिएंट गैप होना चाहिए। एंड यूपीएससी के पेज में आप 5 या 6 से वर्ड्स ज्यादा एक लाइन में ना लिखें। उससे क्या होता है, क्लैरिटी दिखती है थोड़ी सी, पेज साफ सुथरा दिखता है, पढ़ने का मन करता है, खिचड़ी नहीं लगती है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट। मेन पार्ट में आप कैसे लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ताज एंड चोलाज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टू चोलास टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, लेट्स यूज द सेम वर्ड्स। बच्चों वी विल बी यूजिंग द, यहां पे ध्यान रखना, वी विल बी यूजिंग द सेम वर्ड एज द क्वेश्चन, contribution of Guptas and Cholas to Indian heritage and culture। और हम इसको एक बॉक्स के अंदर ऐसे लिख देंगे। इससे क्या होता है, ये आपकी हेडिंग हो गई। एग्जामिनर को पता है इसको पढ़ करके कि बच्चा क्वेश्चन के ऊपर जा रहा है। फिर आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट सब हेडिंग लिखो। यहां पे मैंने आपको कहा था दो हिस्से हैं इसमें, एक गुप्तास का और एक चोलास का। तो आप क्या करेंगे, गुप्ता पीरियड कंट्रीब्यूशन, ये आपकी फर्स्ट सब हेडिंग हो गई। अब आपको पता है कि गुप्तास जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आर्किटेक्चर में रहा, टेंपल बिल्डिंग, केव आर्किटेक्चर, आपका जो अजंता है, एलोरा है, आपकी बाघ केव्स है, नासिक केव्स हैं, है ना। लिटरेचर में कालिदास हैं, अमर सिम्हा हैं, शूद्रक हैं, हरिसेन हैं। सो ये इतने सारे आपके लिटरेचर में कंट्रीब्यूटर्स हैं। आपको पता है कि अजंता, एलोरा, बाघ की जो पेंटिंग्स हैं, फ्रेस्कोज एंड मुरल्स, वो इतनी फेमस हैं। आपको पता है गुप्ता पीरियड के अंदर सारनाथ स्कूल जो है स्कल्पचर बनाने की, मूर्ति कला के सारनाथ स्कूल जो है वो डेवलप हुई। सुल्तानगंज से बिहार के अंदर हमें बुद्ध की एक मूर्ति मिली है जो 7.5 फीट है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कांसे की। तो यह हमें उनकी मूर्ति कला के बारे में बताता है। आपने उनकी मेहरोली वाले पिलर के बारे में सुना होगा, आयरन पिलर,
जिस पे जंग नहीं लगती है। ये दिखाता है उनकी मेटलर्जी या मेटल्स जो है उनसे रिलेटेड नॉलेज कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हम विरासत की बात कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्यभट्ट को देखो, सूर्य सिद्धांत लिखा, आर्यभट्टिया लिखी, है ना। सो आपको यहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो ग्रोथ हुई है वो पता होना चाहिए। जीरो की वैल्यू, पाई की करेक्ट वैल्यू, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, हेलियोसेंट्रिक थियरी जो है, ये सब पता होना चाहिए। दिस इज लाइक आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एक्चुअली। मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके बताऊंगी, बट जब आप गुप्ता पीरियड का कंट्रीब्यूशन ऐसा लिख रहे हैं सब हेडिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं, अंदर जाने से पहले आप यहाँ पे नॉर्मल एक पॉइंट लिख सकते हो, गुप्ता पीरियड हैज इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूटेड और ये आप कब लिख पाएंगे, जब आपको कंटेंट अच्छे से पता होगा, आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, पढ़ा हुआ होगा मल्टीपल टाइम्स, राइट। Gupta period has immensely contributed to the field of architecture, literature, sculpture, paintings, metallurgy, है ना, metallurgy and science and tech, science and technology। एक बार आपने ये हेडिंग डाल दी, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट आउट कीजिए आर्किटेक्चर में इनका कंट्रीब्यूशन। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, स्ट्रक्चरल टेम्पल, building started, structural temple building begin, यानी बिगिनिंग ऑफ द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, जो आपके नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल है। स्ट्रक्चरल टेम्पल बिल्डिंग बिगिन, प्रीकर्सर टू नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, या आपकी नागर शैली। आप यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, दश अवतारा टेम्पल, और बच्चों ये एग्जाम्पल वगैरह आप तभी दे पाएंगे जब आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया होगा, आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी और आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। ठीक है, ये लिख दिया। आर्किटेक्चर में केव टेम्पल्स की हमने बात की है ना, केव टेम्पल्स या रॉक कट टेम्पल्स, रॉक कट टेम्पल्स। तो यहां पे आप एग्जाम्पल दीजिए, अजंता है ना, एलोरा, बाघ, नासिक, ये जो केव टेम्पल्स हैं। सो आर्किटेक्चर में दो टाइप की आर्ट्स आपको मिल रही है। आप और क्या लिखेंगे इसके अंदर, लेट्स रब दिस। आप इसके अंदर और क्या लिखेंगे, तो आपको यहां पे लिखना है आर्किटेक्चर के बारे में, जैसे कि मैंने कहा लिटरेचर, तो आप लिखिए संस्कृत लिटरेचर में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, इस पॉइंट को यहां मेंशन करो, संस्कृत लिटरेचर है ना, आपका संस्कृत साहित्य। और फिर यहां पे आप एग्जाम्पल्स दो, कालिदास है ना, इनका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत,
मेघदूत। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप यहां पे साथ साथ में और भी पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। जैसे कि आप यहां पे अमर सिम्हा का बुक जो है उसको लिखिए, अमर सिम्हा का जो बुक है उसको लिखिए। आप यहां पे शूद्रक का जो मिर्च कर्टिकम है उसको लिखिए। स्कल्पचर में मैंने जो आपको पॉइंट्स बनाए वो आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा, है ना, सारनाथ स्कूल, एंड साथ ही में आपका सुल्तानगंज का जो बुद्धा है वो। इसके आगे और क्या मेंशन करेंगे, तो आपका आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग्स मेंशन करो, अजंता वाली पेंटिंग्स है, बाघ पेंटिंग्स है। सो जो फ्रेस्को स्टाइल ऑफ मुरल्स हैं आप इनको यहां पे मेंशन करो। अजंता का, बाघ का एग्जाम्पल दो, कुछ पेंटिंग्स का एग्जाम्पल दो, जैसे कि केव नंबर 1 में आपको बोधिसत्व की फोटो मिलती है, पद्म पाणी की, तो आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो पेंटिंग्स का, राइट। साइंस एंड टेक में मैंने आपको बताया आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन है ना, वराहमिहिर का कंट्रीब्यूशन है, तो आप इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें। आप मेटलर्जी की बात करिए, जो मेहरोली पिलर है उसकी। तो ऐसे आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स कर लिए कवर, और आप यहां पे मैप बना दीजिए साइड में गुप्ता पीरियड के एक्सटेंशन का। बच्चों ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो सेकंड पार्ट है, यानी जो चोलाज हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के अंदर, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे मेन पार्ट का जो सेकंड पार्ट है वो है चोलास कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। और आप इसको भी फर्स्ट वाले की तरह ही, है ना, एक बॉक्स में ऐसे लिखेंगे। अब यहां पे हम चोलास के कंट्रीब्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। बच्चों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आप जिन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे वो है चोलास का आपके जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग है, जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग है, यानी मंदिर बनाने की जो द्रविड़ शैली है उसके अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग जो है इट रीच्ड इट्स जेनिथ, अपने पीक पे पहुंच गई थी चोलास के पीरियड में। आप यहाँ पे लिखेंगे कि पल्लवास ने जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग शुरू करी, जिसकी शुरुआत रॉक कट टेंपल से हुई, फिर मोनोलिथिक टेंपल्स जिनको हम मंडप कहते हैं वो हुए, और फिर स्ट्रक्चरल टेंपल हुए जैसे कि आपका कैलाशनाथ टेंपल कांचीपुरम, शोर टेंपल महाबलीपुरम। ये चोलास के पीरियड में अपने पीक पे पहुंच गई, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर या टेंपल तंजौर, जिसे राजा राजेश्वर टेंपल के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि राजा फर्स्ट जो है उन्होंने इस टेंपल को बनवाया था। आप यहां पे गंगाईकोंडा चोलापुरम, इस टेंपल का एग्जाम्पल लिखिए। और मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगी कि न केवल आप अपने आंसर के अंदर मैप इंक्लूड करें जहां पे आप दिखाएंगे कि चोलास का एम्पायर का एक्सटेंशन कितना था, तो आपके गोदावरी कृष्णा के डेल्टा से लेकर के तुंगभद्रा रिवर से होते हुए एंटायर डीप साउथ इसमें इंक्लूडेड था, अलोंग विद राजेंद्र चोला के टाइम पे एंटायर श्रीलंका वाज आल्सो इंक्लूडेड। अगर आप ये दिखा पाते हैं मैप में, और आपको पूरा मैप भी नहीं बनाना, देखिए आपको केवल ये
पेनिनसुलर इंडिया जो है उसका मैप बना के आप दिखा सकते हैं फटाफट से। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है। और साथ ही साथ में जब हम यहाँ पे आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल हैं उनके जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पिरामिडल टावर होता है गर्भगृह के ऊपर, उसे हम विमान कहते हैं। आप यहाँ पे लिखिए कि शिखर क्या होता है, बनाइए यहाँ पे शिखर क्या होता है। तो शिखर में आपका स्तूपिका एंड स्पायर, स्तूपिका यानी कि जो ऑक्टागोनल स्टोन का स्लैब रखा जाता है विमान के ऊपर, और आप यहाँ पे लिखिए उसके प्लस स्पायर को हम शिखर कहते हैं। यहाँ पे आप ये लिखिए यहाँ पे कैसे जो द्रविडियन टेम्पल्स हैं उनमें वाटर टैंक होता है, एक वाटर टैंक होता है। आप यहाँ लिखिए इनके ह्यूज गेटवेज होते हैं, गोपुरम है ना, ह्यूज गेटवेज जिनको हम गोपुरम कहते हैं वो होते हैं इनके अंदर। आप यहाँ पे या तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिख सकते हैं, या फिर आपने पहले से प्रैक्टिस किया है तो आप टेम्पल स्टाइल जो है द्रविडियन उसका एक स्केच यहाँ पे साइड में बना सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलेंगे। आर्किटेक्चर के अलावा अगर हम बात करें जस्ट अ मिनट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं साथ ही साथ में आपका इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा स्कल्पचर या आपकी मूर्ति कला के अंदर, स्कल्पचर या मूर्ति कला के अंदर। बच्चों आप जानते हैं चोला पीरियड का जो नटराज की मूर्ति है, जो नटराज की मूर्ति है ब्रॉन्ज से बनी हुई, वो बहुत फेमस है, जिसे सेम टेक्निक से बनाया है जिससे हड़प्पन पीरियड की हमें मोहनजोदारो में जो डांसिंग गर्ल मिली है उसको बनाया गया था। यानी सिरे पर्ड्यू या जो लॉस्ट वैक्स मेथड है उसी टेक्निक से इसको बनाया गया है, लॉस्ट वैक्स मेथड टेक्निक से। साथ ही साथ में आप यहां लिखिए कि इनकी जो ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक है वो इतनी फेमस थी कि उसके बहुत सारे जो आइडॉल्स बनाए हुए हैं, मूर्तियां बनाई हुई हैं, जैसे कि आपकी कल्याण सुंदरेश्वर मूर्ति है जहां पे भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह है, शिवाज मैरिज विद पार्वती इज शोन, कल्याण सुंदरेश्वर मूर्ति। या फिर आपका अर्धनारेश्वर जहां पे हाफ ऑफ शिवाज बॉडी एंड आधा पार्वती जो है उनका बॉडी दिखाया जाता है, अर्धनारेश्वर। आप ये बताइए वहां पे। हमने यहाँ पे देखा आर्किटेक्चर, हमने सेकंड देखा स्कल्पचर। आप यहाँ पे लिखिए थर्ड पॉइंट के अंदर लिटरेचर, कि चोला पीरियड का लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि लिटरेचर स्पेशली चोला पीरियड के अंदर तमिल लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो आप यहाँ पे लिखिए लिटरेचर, थर्ड पॉइंट चोलास का, और आप यहाँ लिखिए तमिल लिटरेचर। आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, जैसे कि कंबन की कंब रामायण है, ठीक है, कंब रामायण है, या फिर जो भक्ति सेंट्स हैं उनके द्वारा जो सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे उन्हें बुक्स में कंपाइल किया गया। तो आप यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हैं तेवरम का, आप यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हैं थिरुमुराई का, गिव दिस एग्जाम्पल्स, दिव्य प्रबंधम्स, है ना। भक्तिज्म से जुड़ी हुई जो लिटरेचर है आप उसका एग्जाम्पल दीजिए यहां पे। अब बताइए कि चोला पीरियड के अंदर न केवल आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ, स्कल्पचर में हुआ, लिटरेचर में हुआ, बल्कि भक्तिज्म, साउथ इंडिया में जो भक्तिज्म ट्रेंड है ये 7th सेंचुरी में शुरू हुआ,
पल्लवास के टाइम पे एंड 10th सेंचुरी में अपने पीक पे पहुंचा जब चोलाज रूल कर रहे थे। सो भक्तिज्म जो है उसको भी चोला पीरियड में सिग्निफिकेंट माना जाता है, इसका भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि चोलास जो है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल मिलता है। हमने क्लास में उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन किया था, आप उस पॉइंट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल, इट टेक्स अ लॉट टू रब दिस, राइट। सो आप यहाँ पे लिखिए कि चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल मिलता है। चोला रूलर प्रांतक फर्स्ट जो है उनके टाइम से जो इंस्क्रिप्शन मिला है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, इसका जिक्र कीजिए और बताइए कैसे उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन या अभिलेख जो है वो हमें बताता है वहां की विलेज असेंबलीज। ये विलेज असेंबलीज कैसे ऑर्गेनाइज्ड थी, क्या क्या काम करती थी। यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स एंड टेल। सो आप आंसर लिखने का तरीका देखो, आर्किटेक्चर लिखा, उसके नीचे 2-3 बुलेट पॉइंट्स लिखे, स्कल्पचर लिखा, 2-3 बुलेट पॉइंट्स लिखा, एग्जाम्पल लिखा, राइट। लिटरेचर 2-3 पॉइंट्स, एग्जाम्पल। एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट एग्जाम्पल। ये सब जब आपका हो जाएगा आंसर तब आप इसको कंक्लूड करेंगे। अब कंक्लूजन कैसे लिखना होता है, तो बेसिकली बच्चों कंक्लूजन या निष्कर्ष जो है वो आप अपना मेन पार्ट खत्म करने के बाद थोड़ा गैप छोड़िए और उसके बाद लिखिए। एंड लेट मी रिमाइंड यू, आप ऐसी कोई हेडिंग वहां नहीं डालते, ये केवल आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। आप कैसे लिखेंगे, ऊपर जो आपने लिखा है उसकी समरी बेसिकली आपको कंक्लूजन में लिखनी होती है। ऊपर का जो निचोड़ है, सारांश जो है वो आपको यहाँ लिखना होता है निष्कर्ष या कंक्लूजन के अंदर। तो कैसे लिखेंगे इसमें, सो आप यहाँ लिखेंगे Gupta period and Chola period in ancient and medieval period of Indian history have contributed significantly to Indian heritage and culture, ranging from architecture to music to philosophy to, है ना, सबका लिख सकते हैं आप वहाँ पे, ranging from architecture, music and dance, philosophy, right, religion, literature, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिखिए मेकिंग इंडियन कल्चर रिच एंड डाइवर्स। हो गया आपका आंसर कंक्लूड। ये जो कुछ टर्म्स है ना, रिच एंड डाइवर्स, रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, इससे आपका कंक्लूजन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। कंक्लूजन में आप क्वेश्चन वाली लाइन को एज इट इज यूज कर सकते हैं बट नॉट इन इंट्रोडक्शन, इसको याद रखिएगा। अगर आप आंसर के सारे पार्ट्स को लिखते हैं, क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करते हैं, मैप वगैरह से, स्केच डायग्राम से उसको सब्सटेंशिएट करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। होप दिस इज हेल्पफुल। बच्चों, आप इस क्वेश्चन को लिख करके टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम पे मुझे भेज सकते हैं। मैं स्टार्टिंग के जो 5 आंसर्स होंगे उनको रिव्यू करके आपको फीडबैक दूंगी, ठीक है। सो मिलके मचाते हैं। एंड यस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिवली करना चाहते हैं 1 साल में पूरा, चाहे वो जनरल स्टडीज़ हो गया, एनसीईआरटी हो गई जनरल स्टडीज़ की, सीसेट हो गया आपका, या आपका एथिक्स, एसे, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, है ना, कुछ भी हो, अलॉन्ग विद नोट्स एंड लाइव क्लासेस जहाँ पे आपको कंटेंट पढ़ाने के साथ साथ हम मेंस की आंसर राइटिंग में लाइव क्लास में फीडबैक देते हैं आपको, और साथ ही साथ में आपको जो प्रीलिम्स है उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं, आपके स्ट्रेटेजी सेशंस लेते हैं। अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आप सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कूपन कोड यूज करना है सोनप्रिया, एंड आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का, और आपका पूरा 1 ईयर का जो कोर्स है ये हो जाएगा 29,999 का। जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स सब इसी के अंदर है, कुछ अलग से नहीं लेना। थैंक यू सो मच।